कि अपना अधिकार मिले उसे, सिर्फ एक देशभक्त कर सकता है। आप पहचान नहीं पाए, आपने मजाक उड़ाया। कल परसों हरियाणा के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला, हंस हंस के बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, 215 लोग मर गए, तो क्या हुआ, वो तो घर में बैठे बैठे भी मर जाते, और हंस रहे हैं। देखिए, मैं शहीद के परिवार की बेटी हूं। शहादत बहुत बड़ी चीज होती है। शहादत को झेलने वाला जो शहीद है वो नहीं होता, उसका परिवार होता है। उस दुख को दिल में रखता है जीवन भर, उसका मजाक उड़ाने का किसी का अधिकार नहीं है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने अधिकार के लिए शहीद हुआ है वो पाक होता है, और उस पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी, जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, उसका बेटा आपकी सीमा पे खड़ा है। जिस किसान का अपमान कर रहे हैं, उसका बेटा आपकी सीमा पे आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपके अंगरक्षक उसी किसान के बेटे हैं। अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कानून बने हैं, जिससे इस देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, रो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसे आप वापस लीजिए। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनको अपमानित मत कीजिए। देखिए, जिसको सत्ता मिल जाती है, दो तरह के नेता होते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको बहुत अहंकार हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि सत्ता देने वाला कौन है। इस देश के इतिहास में बार बार हुआ है, बार बार हुआ है कि ऐसा नेता जब अहंकार में आ जाता है तो देशवासी उसको सबक सिखाते हैं। और जब देशवासी उसको सबक सिखाते हैं तब वो शर्मिंदा होता है, वो समझता है कि उसका धर्म क्या था। लोगों को बांटने का धर्म नहीं था, लोगों पर संकट डालने का धर्म नहीं था। उसका धर्म यही था कि वो जनता के लिए काम करे, जनता का विकास कराए, सर्वप्रथम जनता को रखे और अपने आप को पीछे रखे। ये उम्मीद की जा सकती है कि नहीं कि अहंकारी सरकार अपनी माया में से निकले और इन्हें समझ में आए कि इनका धर्म क्या है। मुझे नहीं लगता। 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़े। 7 साल में जो छोटा व्यापारी था उसकी कमर तोड़ी, किसान उसकी कमर तोड़ी, गरीब उसको मदद नहीं किया, सिर्फ अपने बड़े बड़े दोस्तों, अपने पूंजीपति मित्रों का की मदद की। तो अब मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है कि आपके लिए ये काम करेगी। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, इस देश की जनता पर भरोसा है और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं, जिन्होंने संसद में किसानों की बात की, जिन्होंने संसद में कहा
कि 2 मिनट मौन आप किसान के लिए रखिए जो शहीद हुआ है। और जितने भी सरकारी नेता थे, जो सरकार के नेता थे, सब अपनी जगह बैठे रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विपक्ष का एक एक सांसद खड़ा हुआ और 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा। राहुल गांधी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और मैं आपको आज यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब जब आप संकट में होंगे, मैं आपके पास आऊंगी। और मेरी जान, मेरा घर आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि जो 215 किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। दो मिनट का मौन रखिए। तार खींच रही है। इसी के साथ मैं इस सभा के समापन की घोषणा करता हूं। आपसे गुजारिश है कि सुकून से अपने घर जाइए और जल्दी ही फिर कांग्रेस आपको आपके मुद्दों पर लड़ती हुई मिलेगी, हर जगह आपके साथ मौजूद मिलेगी। तरफ निगाह उठा के देख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से जंग आजादी में आपके पूर्वजों ने हिंदुस्तान को, गिरे हुए हिंदुस्तान को, गुलाब हिंदुस्तान को संभाला था और एक आराधना, एक तपस्या के बाद हिंदुस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाया था कि हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं ताकत बन चुका है। ये हिंदुस्तान आपकी तरफ आंख उठा करके देख रहा है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इस हिंदुस्तान को संभालिए। हिंदुस्तान का एक नौजवान आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मैं अपनी बात यही पूरी करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुख्तसर में जितने मेरे सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं उनका नाम नहीं ले पाया। मैं उन साथियों की भी क्षमा चाहूंगा जो इस भीड़ को इकट्ठा करने में जिनका एक बहुत बड़ी मेहनत रही है। मैं अपने फ्रंटल संगठनों से भी माफी चाहूंगा, मैं सभी साथियों से माफी चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं ले पाया। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। चांदपुर वालों, बिजनौर वालों, जब बेटी घर आती है तो उसका इस्तकबाल कैसे किया जाता है आप जानते हैं। आज तो आपके बीच में देश की बेटी आई है, उसका इस्तकबाल एक एक शख्स हाथ उठा करके करेगा, तालियां बजा करके करेगा, तालियों के जुनून में करेगा। मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं थोड़ी देर संचालन कर दूं। मैं शायरी आपको सुना चुका हूं,
मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा। आइए मैं सीधे एक वक्ता के लिए मुझे आदेश दिया गया है। एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत, कांग्रेस परिवार के कुनबे के बड़े बुजुर्ग मोहतरम राशिद अल्वी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। आपकी सरजमीन है, आप इस्तकबाल कर लें। उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचेंगे और फिर सीधे प्रियंका जी तक पहुंचेंगे। आदरणीय प्रियंका जी, हिंदुस्तान का भविष्य, दाइश पर बैठे तमाम नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्रियंका जी, यह बड़ी मुकद्दस जगह है। प्रियंका जी, यहाँ पे हस्तनापुर गंगा के उस पार है और बिजनौर गंगा के इस पार। यहाँ पे श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण जब कौरव ने कहना नहीं माना था तो बिजनौर की धरती पर आए थे और कौरव को शिकस्त दी थी। इस धरती पर भगवान कृष्ण भी आ चुके हैं। इस धरती पर बिजनौर के अंदर भरत पैदा हुए, राजा भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष रखा गया। प्रियंका जी, इस चांदपुर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तशरीफ लाए। इस चांदपुर के अंदर इंदिरा गांधी भी आई, जिनके बारे में अटल जी ने कहा था कि दुर्गा है। आप इंदिरा गांधी से कितना मिलती है ये पूरा देश जानता है। आज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद आप तशरीफ लाए। हम चांदपुर की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर ले, वो उनके सारे गुनाह माफ। मैंने बहुत सारे देश के प्रधानमंत्रियों को देखा है, जिनके साथ काम करने का मौका मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह आई के गुजरात, लेकिन मैंने इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा जितना आज का प्रधानमंत्री। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। आप किसानों के बारे में कह रहे हैं, आंदोलन जीवी है। महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था, सरदार पटेल ने भी आंदोलन किया था, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने भी आंदोलन किया था। मोदी जी, आंदोलनकारियों की इज्जत आप इसलिए नहीं करते कि जब इस देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, कांग्रेस आंदोलन कर रहा था और राष्ट्रीय सेवक संघ इंग्रेज के साथ खड़ा था, इंग्रेज की मदद कर रहा था। इसलिए आप आंदोलन के मानी नहीं जाते। आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा का कहता है कि अगर किसानों के 150 लोग मारे गए, 500 बयान दिया, 150 लोग मारे गए तो कोई बात नहीं है, वो अपने घर पे भी तो जाके मर जाते। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है। भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है पार्लियामेंट के अंदर कि कांग्रेस पार्टी खून की खेती करती है। बड़े अदब से प्रधानमंत्री मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो फैसला इस देश की जनता करे कि खून की खेती कौन करता। गुजरात में जो कुछ हुआ वो खून की खेती थी या नहीं थी? चांदपुर के लोगों, मैं उस वक्त सोनिया गांधी के साथ गुजरात गया था। आप सबने कयामत का जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, मैंने कयामत को अहमदाबाद की बाजारों से गुजरते हुए देखा। कयामत क्या होती है? अचानक एक रात तुमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी कर दी, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या वो खून की खेती नहीं थी? अचानक लॉकडाउन कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए।
क्या वो खून की होली नहीं थी? आज किसान बैठा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या ये खून की खेती नहीं है? मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म की औकात नहीं। खून जो इन हमारे किसान भाइयों का बहा है वो रंग लेकर आएगा। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म बस जुल्म है, जुल्म की औकात नहीं क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम राशिद अलवी साहब। देखिए अब सिर्फ 2 वक्ता बचे हैं, हमें सीधे प्रियंका जी तक पहुंचना है, लेकिन बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसे हम संपादित करेंगे। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, इस तपती दोपहरी में जिस तरह से आप धूप में नीचे बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि हमारी नेता ने भी ये कहा कि ऊपर कोई साया नहीं होना चाहिए। जिस तरह सामने किसान धूप में बैठेगा, उसी तरह से मैं भी उनके सामने धूप में बैठूंगी। एक बार जोरदार तालियां उनके इस हौसले के लिए, उनके इस जज्बे के लिए। और मैं दिल्ली की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपने किसानों के खिलाफ एक ऐसा बिल लाया जिसके लिए सबसे पहले इस देश में कोई शख्स खड़ा हुआ तो उनका नाम राहुल गांधी है। और उन्होंने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा जब शुरू की तो इतनी तबीयत से इस सरकार के अहंकार की जुताई की है कि पूरी सरकार आज पसीने पसीने है। नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर रो भी दे रहे हैं, लोगों को आंदोलन जीवी भी बता दे रहे हैं, लेकिन सरहदों पर बैठा हुआ किसान ये कह रहा है कि नहीं, इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार झुकेगी। हमारे कुछ किसान भाई हैं, ये किसान पंचायत है। मैं चाहता हूं किसानों के नाम ये जो कार्यक्रम है उसमें हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को 5 किसान भाई आए और प्रतीक के तौर पर गन्ना जो है उन्हें भेंट करें। इससे अच्छा मोमेंटो, इससे अच्छी भेंट, इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजा करके इस हौसले को सलाम करिए। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी को प्रतीक स्वरूप गन्ना भेंट करते हुए उत्तर प्रदेश के किसान, देश के किसान और इन किसानों की पेशानी की झुर्रियों पर पिछले 50, 60, 70 सालों का दर्द भी महसूस करिए और हुकूमत का गुरूर भी महसूस करिए। मैं सलाम करता हूं यहां मौजूद हजारों की तादाद में बिजनौर, धामपुर, नजीरा और नगीना और आसपास के एतराफ की धनौरा, बछराई, गजरौला, इन सब एतराफ के जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं इन सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। ये कार्यक्रम संपादित हो चुका है। आइए अब मैं उस शख्स की तरफ बढ़ता हूं जिसने पिछले 1.5-2 सालों में उत्तर प्रदेश में संघर्ष की एक नई इबारत लिखी है। एक ऐसा शख्स जिसकी आप जब भी कोई तस्वीर देखेंगे तो ये पाएंगे कि वो हैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लेकिन आम आदमी के मुद्दों पर तन्हा खड़े होकर के भी जूझ रहे हैं। ऐसे अजय कुमार लल्लू जी को मैं आवाज देता हूं कि आदरणीय प्रियंका जी से पहले वो आए और अपनी नेता का स्वागत भी कर लें, मौजूद यहां पर जो जनता है उसका भी स्वागत कर लें और अपना उद्बोधन भी दें। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी। आज इस किसान पंचायत में उपस्थित उत्तर प्रदेश की जनप्रिय, लोकप्रिय और देश में एक सशक्त रूप में महिला के रूप में अपनी आवाज को बुलंद करने वाली हम सबकी नेता, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंच पर बैठे जिले के अध्यक्ष भाई शेरबाज पठान जी, सम्मानित विधान परिषद के नेता भाई दीपक सिंह जी, उपस्थित आदरणीय पूर्व सांसद राशिद अलवी साहब, सम्मानित पूर्व मंत्री आदरणीय नस्मुद्दीन साहब, सम्मानित उपाध्यक्ष हम सब लोगों के साथ ही आदरणीय पंकज मलिक जी,
पूर्व विधायक श्री संजय कपूर जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्री इमरान मसूद जी और मंच के संचालन कर रहे बहुत ही शानदार और जानदार, जिन्होंने अपनी आवाज से देश में पहचान बनाई, आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, पूर्व विधायक श्री जगराज सिंह जी, पूर्व सांसद श्री भीम अफजल साहब, पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो जी, पूर्व विधायक आदरणीय यूसुफ अली साहब, मंच पर बैठे पूर्व विधायक सतीश शर्मा जी, पूर्व सांसद मोती देवी जी। नाम छूट जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सभी सम्मानित पूर्व सांसद आदरणीय नूर बानो जी और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेतागण, राष्ट्रीय सचिवगण, उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, श्री शाहनवाज साहब और सभी सम्मानित नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, यूथ एनएसवाई, महिला कांग्रेस सेवा दल और पिछड़ा वर्ग दलित कांग्रेस और सभी फ्रंटल के सम्मानित मित्रों, साथियों, आए हुए इस किसानों की आवाज को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ बुलंद करने वाले इस बिजनौर चाँदपुर की धरती पर मेरे पिता तो बुजुर्गवार, नौजवान मित्रों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, देश का किसान आज दुखी है, संघर्ष कर रहा है अपने अधिकार के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। 180 से अधिक किसानों ने शहादतें दी। इस 3 कृषि कानून के खिलाफ आज 80 दिन से आंदोलन कर रहा है देश में बैठी गुंगी बहरी सरकार, जिसने न किसानों की सुनी, न नौजवानों की सुनी, न गरीब की सुनी, न आम जनता का सुनने का काम किया। यह सरकार जब दमन की राजनीति कर रही है, जब कोई व्यक्ति सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन के लोग हो, अगर सड़कों पर आंदोलन करते हैं इस सरकार के उन तमाम कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, ये सरकार सिर्फ एक चीज जानती है, मुकदमा लिखो, जेल भेजो, लाठी चलाओ, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। मुझे याद है इसी चाँदपुर की धरती पर जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी CNRC का आंदोलन चल रहा था, उस समय आपकी आवाज को बुलंद करने आई थी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का संकल्प लिया था। आज किसानों की आवाज को आपके बीच में बुलंद करने आई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को इस आंदोलन में, जिस आंदोलन की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने पंजाब से शुरू किया, ट्रैक्टर रैली निकालकर, हरियाणा से ट्रैक्टर रैली निकालकर संसद में बोला और देश के तमाम उन राज्यों में जाकर किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप सबसे भी मैं अनुरोध करने आया हूं कि आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित होकर इस सरकार के, इस दमनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष का नारा लगाएगा और किसान एकता जिंदाबाद की बात करेगा। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान का क्षेत्र है, जहां गन्ना किसान आज दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। उत्तर प्रदेश में जहां 11,000 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों का बकाया है, किसान जब अपने गन्ने की भुगतान की बात करता है, ये सरकार किसानों के गन्ने के भुगतान के बारे में नहीं सोचती। जब किसान अन्ना जानवरों से बचाव की बात करता है, ये सरकार अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान नहीं करती। जब किसान अपने फसल के दाम को मांगता है, ये सरकार किसानों की बात को नहीं सुनती। हम कहना चाहते हैं, आज हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। प्रियंका गांधी जी ने जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना था तो सड़कों पर उतरकर आपके लिए लाठी खाया था। जब उन्नाव की बेटी के लिए आवाज उठाना था तो सड़कों पर आंदोलन करके आपकी आवाज को बुलंद किया था। अगर नौजवानों के रोजगार की बात आई थी तो सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करने का काम किया था। हम आपसे कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आप उत्तर प्रदेश की शान है, मान है, किसानों का विश्वास है और किसान
आज यह भरोसा कर रहा है कि आपने अगर मन में एक इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ अगर आगे निकली है तो इस सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आए हुए सभी लोगों का मैं, चूंकि सब लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं आप सबका दिल से स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। दोस्तों, अब हम उस मकाम तक पहुंचने वाले हैं, उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं जिसके लिए आज ये पूरी महफिल सजी हुई है। कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक। आज प्रियंका गांधी जी यहाँ आई हैं, इनके आने का मतलब क्या है? आज उन्हें गन्ना भेंट किया जा रहा है, उस भेंट होने का मतलब क्या है? आप तपती दोपहरी में बिना साए के यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे कविता याद आती है 1 मिनट की कि कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये प्रियंका जी कह रही हैं, ये प्रियंका जी के दिल के जज्बात हैं। मुझे याद है कि आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास प्रतापगढ़ के किसान गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप किसान आंदोलन में आइए, किसानों के लिए आइए। तो आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में गए थे, तब उनके पिताजी भी जिंदा थे और उन्होंने भेजा था। वहां से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और आज प्रियंका जी तक आते आते मुझे ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। तेरे हाथों में ये जो देश की पतवार मिली, तेरे हाथों में जो ये देश की पतवार मिली, तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए, तुमने जनतंत्र को दुकान बना डाला है। तुमने जनतंत्र को दुकान बना डाला है। मेरी आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते। तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान। मुझे कहने दिया जाए, मैं देश के हुक्मरान से कह रहा हूं कि तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान। सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े गवाही देंगे। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। मेरे भाई, मैं यहां खड़ा हूं शख्सियत को बुलाने के लिए जिसने जब जब वक्त पड़ा है आपके लिए सड़क पर उतरी है। वो मैंने देखा है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि गांधी परिवार के इन चिरागों को, इन जालिम हवाओं के खिलाफ जब लड़ते हुए देखता हूं तो मैं कभी कभी देखता हूं कि राहुल जी और प्रियंका जी निकल पड़े हैं तपती दोपहरी में 44 डिग्री टेम्परेचर पर हाथरस की बिटिया के परिवार से मिलने के लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए पैदल। मैं कभी कभी देखता हूं कि जब बिजनौर के अनस और सुलेमान के सीनों में सीधे गोलियां मारी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता था तो उसका नाम प्रियंका गांधी था, जो आकर के उनकी मां के आंसू पोंछने का काम करती है। बाकी किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती। भैया बैठे रहते हैं ट्वीट करने के लिए, बहन जी कहां रहती है पता ही नहीं चलता। कोई निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रियंका गांधी जी निकलती हैं। मैंने देखा है इन्हें, मैं इसलिए इनकी वकालत करते हुए यहां खड़ा हूं। चांदपुर वालों, बिजनौर वालों, मैंने देखा है कि 300 से ज्यादा उत्तेजित और अराजक सांसदों के बीच में पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसानों को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत करते हुए राहुल गांधी जी को, मैं इसलिए यहां खड़ा हूं। मेरे खड़े होने का मतलब है, मैंने देखा है प्रियंका जी और राहुल जी को हिंदू से, मुसलमान से, जात से, मजहब से, धर्म से
ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ते हुए, इंसानियत की बात करते हुए। मैंने देखा है प्रियंका जी को डीएमडी के टोल प्लाजा पर जब एक हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियां मारी तो अपनी गाड़ी से कूद करके आपने उठा लिया उस कार्यकर्ता को और सीधे आदरणीय प्रियंका जी को बुला लिया। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली के साथ यहां मौजूद एक एक शख्स हाथ उठा करके अपनी नेता का इस्तेमाल करे। ऐसे कमजोर ताली नहीं बल्कि जोरदार ताली के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में आ रही है। जी भर के सुनिए, मेरा ख्याल है पहली बार आपके बीच आई होंगी और उम्मीद करता हूं इतना सम्मान दीजिए कि वो बार बार आए। आदरणीय प्रियंका गांधी। आदरणीय अजय नंदू जी, दीपक सिंह जी, राशिद अली जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, विजेंद्र सिंह जी, बेगम नूर बानो जी, गजराज सिंह जी, संजय कपूर जी, मीम अफजल जी, ओमवती जी, कमल किशोर जी, शहबाज पठान जी और तमाम उपस्थित नेतागण, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। काफी धूप हो रही है, कुछ समय से आप बैठे हैं। हाँ, आपने खूब भाषण सुने होंगे, आज शायरी भी सुनी। मैंने सोचा मैं कुछ बातें करूं आपसे। भाषण देने नहीं आई हूं, आपसे बातचीत करने आई हूं, क्योंकि मेरी समझ में नेता और जनता के बीच में एक बहुत खास रिश्ता होता है। आप हमें बनाते हैं, हम मंच पे खड़े होते हैं तो खड़े करने वाले आप हैं। आपके और हमारे बीच में भरोसे का रिश्ता होता है। वो जो भरोसा होता है उसी के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, आपको एहसास होता है कि वो आपके पक्ष में बोलेगा, आपकी समस्याओं के बारे में, जो समस्या है उसकी सुनवाई होगी, आपके पास आएगा, दुख में आएगा, दर्द में आएगा, खुशी में आएगा और आपका प्रतिनिधित्व वो नेता करेगा। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दो बार जनता ने क्यों जिताया। इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद नहीं होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपके सामने आए, पहला चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए, मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि
किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है, जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नियत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। अब जैसे कि आपके ऊपर काफी संकट नहीं थे, इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं। और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप उनको वापस क्यों नहीं लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून क्या है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं यहाँ आई हूँ, आपको बता देती हूँ कि ये 3 कानून क्या है। देखिए, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया था, क्योंकि जमाखोरी के चलते किसान पिस रहा। आज जो पहला कानून बना है उससे इस सरकार ने जमाखोरी करने की पूरी अनुमति दे दी है। इस कानून के जरिए बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह से मनमर्जी चलेगी। जब वो जमा करना चाहेंगे करेंगे, जब वो आपको कहना चाहेंगे कि अब आप खरीद नहीं सकते तो कहेंगे, जब आपको कहना चाहेंगे आप ये दाम नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दाम देंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला कानून है
इससे जमाखोरी बढ़ेगी और पूरी तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमाखोरी करने की अनुमति दी। दूसरा कानून ये है कि जिसको प्राइवेट मंडी खोलनी है वो खोल सकता है और बड़े बड़े खरपतियों की बड़ी बड़ी मंडियां खुलेंगी। तो शुरू में से मैं तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी मंडियां लगा रहे बना रहे हैं लोग। लेकिन इसमें क्या कहा है सरकार ने कि जो सरकारी मंडी है उसमें आपसे टैक्स लिया जाएगा और जो प्राइवेट मंडी है उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, तमाम किसान प्राइवेट मंडी में जाएंगे। जैसे प्राइवेट मंडी में जाएंगे सरकारी मंडियां बंद होना शुरू होंगी। लेकिन सरकारी मंडी में एक चीज थी जो आपको मिलती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलता था। जैसे जैसे प्राइवेट मंडियां आगे बढ़ेंगी और सरकार की मंडियां बंद होगी, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। इसके जरिए भी जो बड़े बड़े खरपति उद्योगपति हैं फिर से अपनी मनमर्जी कर पाएंगे। मंडी उनकी है, दाम वो तय करेंगे, कितना खरीदना है, कब खरीदना है वो तय करेंगे। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पे किसानी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़ा खरपति आ सकता है आपके गांव में और आपको कह सकता है कि देखिए आप 10-15 किसान हो, आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, आप गन्ना उगाइए और इस गन्ने के लिए मैं आपको 500 रुपए दूंगा। आपने मेहनत की, गन्ना उगाया, समय आया गन्ना बेचने का, आप उस खरपति के पास गए, आपने उनसे कहा कि 500 रुपए में आपने कहा था आप खरीदेंगे, तो ये बिल्कुल उसकी मर्जी है कि आपको कह दें कि भाई हमें तो अभी गन्ने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें किसने कहा 500 का खरीदेंगे हम, 200 देते हैं दे दो। फिर आप क्या करोगे? सबसे जो बड़ा जुर्म है इस कानून में वो ये है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है खरपति के साथ, आपने गन्ना उगा दिया, आपके साथ उन्होंने तय भी किया था कि दाम पे देंगे, अब वो कहता है कि भैया हमें जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और बेच दो अपना, तो आप अदालत में भी नहीं जा पाएंगे, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा कानून बनाया है कि कोई कानून ही लागू नहीं होगा इन पे। और आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ उस कानून में लिखा है कि आपको अगर सुनवाई करानी है एसडीएम तक जा सकते हैं, उनसे बड़ा एक अफसर है उनके पास जा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खरपति, एक तरफ आप, क्या होगा? न्याय मिलेगा आपको? तो ये कानून जो बनाए हैं, तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। और ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 60 सालों से क्या हो रहा है इस देश में। देश का एक एक देशवासी देख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने सब बेच डाले, और जो अब तक बिके नहीं है उनको बेचने की भी योजना कर डाले। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार आपके लिए क्या करेगी। और अगर अभी भी आपको इनसे उम्मीद है तो जरा गहराई से सोचिए कि आपके लिए कुछ करने नहीं आ रहे हैं। आज भी जब लाखों किसान इनके दरवाजे पे खड़े हैं,
तो वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप साहब के चुनाव में उनके लिए बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जो चीन जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो इन्होंने छोड़ा। सबने देखा, सबने टीवी पे देखा, कभी कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कभी कहीं। और बताइए, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर 3 लाख किसानों से जो वहां पे धरना मार रहे हैं, जो सिर्फ आपसे ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे आकर बात करिए, हमारी बात सुनिए। आप 2-3 किलोमीटर अपने घर से दूर उनके पास नहीं जा पाए। आप दुनिया घूम सके, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने? संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया। उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया, आंदोलनजीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है? आप सब जानते हैं, सब किसान। आपका अपमान किया, भरे संसद में हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से 25 साल का लड़का। मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई, उसके अंतिम अरदास में इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर। एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी, पूरे समय कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे, और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए कि देशभक्त और देशद्रोह में फर्क क्या है। कि सिर्फ एक देशभक्त शांतिपूर्वक आंदोलन में 80 दिनों से हर समस्या को झेलते हुए सड़क पर बैठकर शांति से आपसे मांग सकता है कि अपना अधिकार मिले उसे। सिर्फ एक देशभक्त कर सकता है। आप पहचान नहीं पाए। आपने मजाक उड़ाया। कल परसों हरियाणा के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला, हंस हंस के बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? 215 लोग मर गए, तो क्या हुआ? वो तो घर में बैठे बैठे भी मर जाते, और हंस रहे हैं। देखिए, मैं शहीद के परिवार की बेटी हूं। शहादत बहुत बड़ी चीज होती है। शहादत को झेलने वाला जो शहीद है वो नहीं होता, उसका परिवार होता है। उस दुख को दिल में रखता है जीवन भर। उसका मजाक उड़ाने का किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। जो अपने अधिकार के लिए शहीद हुआ है वो पाक होता है, और उस पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी, जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, उसका बेटा आपकी सीमा पे खड़ा है। जिस किसान का अपमान कर रहे हैं, उसका बेटा आपकी सीमा पे आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपके अंगरक्षक उसी किसान के बेटे हैं। अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कानून बने हैं, जिससे इस देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, रो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसे आप वापस लीजिए। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनको अपमानित मत कीजिए। देखिए, जिसको सत्ता मिल जाती है, दो तरह के नेता
नेता होते हैं, कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको बहुत अहंकार हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि सत्ता देने वाला कौन है। इस देश के इतिहास में बार बार हुआ है, बार बार हुआ है कि ऐसा नेता जब अहंकार में आ जाता है तो देशवासी उसको सबक सिखाते हैं। और जब देशवासी उसको सबक सिखाते हैं तब वो शर्मिंदा होता है, वो समझता है कि उसका धर्म क्या था। लोगों को बांटने का धर्म नहीं था, लोगों पर संकट डालने का धर्म नहीं था। उसका धर्म यही था कि वो जनता के लिए काम करे, जनता का विकास कराए, सर्वप्रथम जनता को रखे और अपने आप को पीछे रखे। ये उम्मीद की जा सकती है कि नहीं कि अहंकारी सरकार अपनी माया में से निकले और इन्हें समझ में आए कि इनका धर्म क्या है। मुझे नहीं लगता। 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़े। 7 साल में जो छोटा व्यापारी था उसकी कमर तोड़ी, किसान उसकी कमर तोड़ी, गरीब उसको मदद नहीं किया, सिर्फ अपने बड़े बड़े दोस्तों, अपने पूंजीपति मित्रों का की मदद की। तो अब मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है कि आपके लिए ये काम करेंगे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, इस देश की जनता पर भरोसा है और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं, जिन्होंने संसद में किसानों की बात की, जिन्होंने संसद में कहा कि 2 मिनट मौन आप किसान के लिए रखिए जो शहीद हुआ है। और जितने भी सरकारी नेता थे, जो सरकार के नेता थे, सब अपनी जगह बैठे रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विपक्ष का एक एक सांसद खड़ा हुआ और 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा। राहुल गांधी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और मैं आपको आज यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब जब आप संकट में होंगे मैं आपके पास आऊंगी। और मेरी जान, मेरा धर्म आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि जो 215 किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। दो मिनट का मौन रखिए। तार खींच रही है। सभी लोगों किसानों को 2 मिनट